जो माल बनाता है वो चाइना है और मेजर गौरव आर्य कई बार बता चुके हैं कि उसके बाद हरा सफेद पेंट करने के बाद उसको अपना बताकर नया नाम देकर शाहीन जैसा कोई नाम देकर चलाने की कोशिश करता है पाकिस्तान। ना तो वो ठीक माल बनाता है, ना इनकी ढंग से ट्रेनिंग होती है। अपने ही घर में शाहीन 3 गिरा ली, वो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और वहां नजूमियों के चक्कर बहुत लग रहे हैं इन दिनों। कहा जा रहा है कि सारे वहां के जो ज्योतिषी, जिनको नजूमी कहते हैं वहां पर, वो सारे ये बताने में लगे हुए हैं कि बहुत बुरी मार भारत एक बार फिर से मारने वाला है। ऐसे हाल में वहां क्या चल रहा है, इमरान खान की पार्टी को तबाह करने के चक्कर में मुनीर क्यों है, प्रतिशोध में इस पर तो बात होगी ही। दूसरे वॉर फ्रंट्स में क्या चल रहा है वो भी बताएंगे मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल पी के श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जरा ये खबर देख लीजिए, एटमी तबाही से बाल बाल बच गया पाकिस्तान की मिसाइल ने किया बैकफायर। बलोच नेता मीर यार बलोच का दावा, बुरी तरह फेल हुई शाहीन 3 मिसाइल। टेस्ट के वक्त एटमी फैसिलिटी के पास गिरी शाहीन 3। डेरा गाजी खान में हुआ जोरदार धमाका। अब जरा देख लीजिए आप, ये है पाकिस्तान और उसके हथियारों की और उसकी युद्ध वाली सलाहियत। ये इसके बावजूद उनको कोई लज्जा नहीं हो रही होगी मुझे लगता है। लज्जा नहीं, वो तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया बात है ना। अच्छा, ये देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए अब पाकिस्तान ने क्या करा कि अपने ऊपर मिसाइल मारी। अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट्स कि पाकिस्तान ने अपने ऊपर मार ली मिसाइल। अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान ये तो नहीं कह सकता कि भाई ये चाइना ने गलत माल दिया, एक्सपायरी डेट वाला हमें दे दिया। जैसे होता ना खाने का सामान में एक्सपायरी डेट, उसके बाद खाओ तो पेट खराब हो जाता है। ये एक्सपायरी डेट वाला जो ई है ना, ई दैट इज नॉट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपायरी। जो कहते हैं मिसाइल के आगे ई लगा रहता है, तो ई वाला माल है। अब इसमें ब्लेम करेंगे कि हिंदुओं ने साजिश कर दी, यहूदियों ने साजिश कर दी। ये गेम अब शुरू हो जाएगा कि साजिश ढूंढो इसके अंदर क्या है, क्योंकि खुद नालायक और माल जो है वो 2 नंबर। ये है भाई साहब बात। ये तो नाच नहीं आने पर आंगन टेढ़ा होता है और तमाम दूसरी जगहों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश होती है। सोचिए शाहीन 3 नाम देखिए, शाहीन। आपको कुछ याद भी आ रहा है क्या? कोई खिलाड़ी भी याद आ रहा है पाकिस्तान का? क्योंकि वो जो क्लैन है वो अक्सर पाकिस्तान और भारत के बीच में जब कुछ चल रहा होता है तो अक्सर बाहर निकल आता है फौज वाली ड्रेस पहनकर। कुछ मिलता जुलता नाम इससे जुड़ा हुआ आपको याद आ रहा होगा। लेकिन सर, नाम तो बड़े खतरनाक रख ही लेते हैं वैसे। नाम में कोई नाम सारे बड़े खतरनाक हैं। और ये वाली जो घटना हुई है, आपको मैं बताऊं, ये न्यूक्लियर कैरेज करने वाली मिसाइल है। अगर ये इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड होता तो ये तो गया था डेरा गाजी, पूरा का पूरा गया था। और ये साबित करता है न चलाना आता है न रखना आता है, क्योंकि मेंटेनेंस भी करनी आनी चाहिए। और ई वाला तो माल है ही है, नंबर 2 का माल है। और ये वाकई अब तो हमें और एक गर्व से हमें सीना फूल रहा है कि ये क्या है इसके पास। और तब डराते थे कि हमने चौकों पे नहीं रखे। अरे चौकों पे रखोगे तुम्हारा चौक चला जाएगा, उसको बचाओ। हमारे पर क्या मारोगे, अपने को बचाओ। तो ये EXP एक्सपोर्ट के लिए नहीं है। अब चाइना में तो EXP फॉर एक्सपायरी है और एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद ये शाहीन 3 जब चली तो अपने ही घर में गिर गई। और अगर इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड होता तो आज अपने ही हथियार से अपना काम कर चुका होता पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में अगली खबर देखिए, फिर लगा आतंकियों का जमावड़ा। लश्कर के आतंकी अब्दुल अजीज के अंतिम संस्कार में जुटे सैफुल्लाह कसूरी, अब्दुल रऊफ और दूसरे आतंकी यहां मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर में जख्मी हुआ आतंकी अब्दुल। 1.5 महीने बाद आतंकी अब्दुल अजीज की मौत हुई। और जब मौत हुई तो देखिए एक बार फिर से वहां पर आतंकियों की भीड़ जमा हो गई। ये सब आके बता रहे हैं कि देखिए हम हैं, गौर से पहचान लो, चेहरे पहचान लो और अब देर मत करो। यहीं पर मारना चाहिए ब्रह्मोस, जहां पे ये इकट्ठा हुए हैं ना, इसी के बीच में 2-4 मारो यहीं पे, क्योंकि एक बड़े स्केल पे होना चाहिए। जो भी छोटे स्केल पे हो रहा है ना कि एक मर गया सब दुआ पढ़ रहे हैं, मैं तो चाह रहा हूं इसके बीच में मारो कि पूरा पाकिस्तान दुआ। मौका सबको मिलना चाहिए, सबका नंबर आना चाहिए। यहीं पे ये जितने इकट्ठा है ना, इसके बीच में मारना चाहिए। यही है कलेश की जड़ भैया, ये कलेश की जड़। लेकिन अब फिर बड़ी इविडेंट होकर सामने आने लगी है। अब देखिए खुद को सामने लाकर, अच्छा इनको ये भी इस बार नहीं लग रहा है कि अब उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन बदल दी। अगर हम लोग यहाँ दिखेंगे और वही गड़बड़ी करते दिखेंगे तो अब हो सकता है इंतजार भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद चांस ले रहे हैं क्योंकि दुकान चला नहीं। एक चीज बताएं आपको, ये बहुत ही दरिंदा था अपना। अच्छा, 2001 में इसने 2 हमले किए। एक तो हैदराबाद में गणेश चतुर्थी की पूजा हो रही थी वहाँ किया, और 2001 में इसने जो है वो पार्लियामेंट वाला अटैक किया था, और 2008 में 26/11 किया था। तो ये आदमी, ये इसके साथ जो हुआ है, 1.5 महीने इसने सफ़र किया। बहुत अच्छा हुआ कि तुरंत नहीं मरा। ये ज़रूर सफरेंस ऐसी होनी चाहिए थी। हज़ारों सैकड़ों की मौत का ये जिम्मेदार है और इसके लिए इतने लोग खड़े हो रहे हैं। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है जो गौरव बार बार बताते हैं, यही असली चेहरा है। तो ये कहते हैं एंटी टेररिस्ट, उसके हम UNSC में डेजिग्नेट किए गए हैं और ये ग्लोबल टेररिस्ट भी है।
इसको यूएस ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, यूएन ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है और हम लोगों ने भी किया हुआ है। अब कहते हैं हमारे पास कोई नहीं है। आज लेकिन आर्मी वाले फटीक में कोई नहीं दिख रहा है। कोई कैसे क्या ये शादी वर्दी में पहुंच गए क्या? नहीं भैया, बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका दिनेश भाई। पिछली बार एक्सपोज हो गया था पाकिस्तान, यहां पे आतंकी मरा है, वहां पे नमाज जनाजा में कोर कमांडर बैठा है, 3 स्टार जनरल पाकिस्तान आर्मी का, आईएसआई के ब्रिगेडियर, मेजर जनरल सब नमाज पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं इसको डायरेक्टली 1/72 ऊपर सीधा इसको जरूर वहां पे ऊपर भेजना और उनको मिलना चाहिए सब पूरे 72 वीआईपी लाइन से 71 ना हो जाए, वीआईपी पास लेके भेजो, पूरे 72 चाहिए। अच्छा, ये इस भाई को वहां पे अब क्या हुआ कि पहली बार एक्सपोज हो गए, भारत ने पूरा सबके सामने पोस्टर छाप दिए भारत ने। अब इसमें देखना पीछे सारे के सारे फौजी होंगे जो सादी वर्दी में बैठे हैं, किसी को नहीं बता रहे, चुपचाप, लेकिन दिल के अंदर तो आतंकी है। तो दुनिया के सामने एक ऐसा डालो माहौल कि नहीं भाई इसमें तो कोई फौजी है ही नहीं, सबके साथ फौजी बैठे। एक्चुअली प्रॉब्लम एक और है, वहां पे फौजी और आतंकवादी के बीच में सारी की शक्ल एक जैसी है। आपने कभी नोट करा है? बिल्कुल। आपको नहीं पता लगेगा जनरल कौन है और वहां पे सुसाइड बॉम्बर कौन है, सब एक जैसे दिखते हैं वहां पे, नोबडी नोज। तो ये एक जैसी वाली स्थिति में देखिए, यहाँ कोई वर्दी के साथ अगर नहीं है तो आप पहचान नहीं सकते। उस बार वर्दी के साथ गए थे, दुनिया ने देखा तो शायद उनको ये लगा कि यार इससे ना जबरदस्ती की बात होती है तो हम सब एक ही, लेकिन इस बार हमको अब सिविल ड्रेस में ही पहुंचने दो। सबके सब वैसे ही वहां आपको दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ आर्मी के लोग मौजूद होंगे। और पाकिस्तान से इसी में ये बड़ी खबर देख लीजिए, इमरान की पार्टी के नेता आतंकी घोषित हो गए हैं। 2 आतंकवाद रोधी अदालतों का फैसला। अच्छा, पाकिस्तान में भी आतंकवाद रोधी अदालतें हैं। सुनकर आपको हंसी आ रही हो तो थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, खबर पूरी सुन लीजिए। पाकिस्तान में 2 आतंकवाद रोधी अदालतों का फैसला है। पीटीआई के कई नेताओं को 10 साल की जेल हुई है। लाहौर और सरगोधा की अदालत का फैसला है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नेता हैं ना, ये आतंकवादी थे, इनको सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ बड़े कड़े कदम उठा रहा है पाकिस्तान। देखिए साहब, एक चुटकुला है, बड़ा फेमस जोक है कि एक अफगान आया पाकिस्तान में, तो बोला साहब आप कौन है, उसका पासपोर्ट देख के, तो बोला कि साहब मैं अफगान मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स हूं, बंदरगाह। तो कह रहा है अफगानिस्तान तो लैंडलॉक कंट्री है, यहां पे बंदरगाह कैसे हो गया? कह रहा है आपके यहां भी तो लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर है, मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ बोला? आप कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? तो भैया यही है पाकिस्तान का। इमरान खान को देखिए, आतंकी लॉ के अंदर अगर आप डालेंगे तो जीवन भर इनको बेल नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ। घिसट घिसट के बेसिकली इमरान खान ने मना कर दिया। इमरान खान ने बोला कि मैं आसिम मुनीर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उसको खुला ऑफर है कि एक बार खान मान जा, जेल से बाहर निकलेगा, चुपचाप बैठा रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घर पे अपने बैठा आराम से। खान ने मना कर दिया, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि खान की जड़ें काट रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा होगा तुम हमारे पुराने साथी हो, तुमको बैठाया तो हम नहीं है, अब तो मान जाओ। ये बात है, खान इमरान खान को ये भी समझाया होगा, बात का हवाला भी निश्चित रूप से दिया होगा। और इधर भारत के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में बड़ी घबराहट है। पाकिस्तानी नेवी ने उत्तरी अरब सागर में युद्धाभ्यास करने की सोची है। पाकिस्तान के फायरिंग के लिए वहां पर चेतावनी जारी की जाती है। जो समुद्र में जब युद्धाभ्यास किया जाता है, वहां कहा जाता है कि यहां कोई आसपास नाव ना आए वरना हम जिम्मेदार नहीं। इस तरह की फायरिंग वाली अपनी ड्रिल की अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दी है। हिंदुस्तान ने राजस्थान से गुजरात तक बॉर्डर इलाके में युद्धाभ्यास शुरू किया हुआ है ऑलरेडी। इधर रफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे फाइटर जेट इसमें शामिल हैं। उधर ये जो भारत कर रहा है, भारत ये अफोर्ड कर सकता है। मेजर गौरव आर्य कई बार बता चुके हैं, लेकिन इधर जब भारत के जैसे गाल लाल करने के चक्कर में अपने को ही चपत मारते हैं वो, तो इनके गालों की हालत खराब हो जाती है एक बार फिर। भाई साहब, इसको लखनऊ में हम लोग कहते हैं चंडू खाने की। हाँ। ये चंडू खाने की देरा पाकिस्तान नोटम वोटम जारी कर दिया कि हम जहाज उड़ाएंगे, जहाज नहीं उड़ा रहे, पुराने वीडियो चला रहे हैं, पुरानी एक्सरसाइजेस के। और इनका ये बता रहा हूं आपको, देखिए उनको ये लग रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है कि 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। ये पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है। वहां पे ऑलरेडी ये बता चुके, आपने बोला ना नजूमी, वहां पे नजूमी बैठ के बता रहा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे कि 5 अगस्त को 5 अगस्त 370-35 से जिस दिन हटाया था भारत ने, 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। और ये मान चुके हैं कि 5 अगस्त को, तो सारे हेलमेट वेलमेट पहन के बैठे हुए, नोटम वोटम पूरा जारी कर दिया। अच्छा, नोटम जारी कर दिया, फिर हवाई जहाज में तेल तो है नहीं उड़ाने के लिए, तो भाई साहब सबको बता दिया कि देखो हमारे हवाई जहाज उड़ने वाले हैं, कब उड़ेंगे भगवान जाने। खौफ तो उड़ रहा है ना, खौफ उड़ रहा है तो बहुत जम के उड़ रहा है। और ये वैसे वाले हैं सर जो ये दिवाली मनाते हैं तो पटाखों की आवाज टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके दिवाली। लेकिन यहाँ दूसरी नेवी वाला हिसाब किताब भी एक बार बता दीजिए। हाँ। नेवी जो खुखरी टाइप तोप के सामने, मतलब क्या नेवी है पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं है, नो टाइम जारी कर दिया कि देखो भाई फायर कर सकते हैं। अरे तो फायर कर सकते हैं, मत आना, हम लोग लड़ने वाले हैं। एयरफोर्स बताने के लिए वो जो कार्डबोर्ड के गत्ते के बना सकते हैं वो फाइटर जेट,
तो आपको उनकी नेवी क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों शक कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी? गत्ते वाले गल जाएगा अगर पानी में छोड़ेंगे। अगली खबर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को डायरेक्ट धमकी दी है। मसूद पेजेश्कियान ने कहा, हम इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं, हमारी सेना अंदर तक अटैक करने के लिए रेडी। सीज फायर तात्कालिक है और कभी भी टूट सकता है। मसूद पेजेश्कियान, अचानक आपने देखा होगा जब पूरा ये मामला चल रहा था इजराइल और ईरान के बीच में, मसूद पेजेश्कियान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही अब सब शांत हुआ है, मसूद पेजेश्कियान बाहर आए। सबसे पहले उन्होंने कहा ये खामेनेई नहीं, निशाना तो मैं था इजराइल का, और अब कह रहे हैं ये सीज फायर कुछ नहीं, बहुत बुरा हमला करें। ऐसा परसों हमने बात करी थी, एक और बयान का स्टेल्थ मारेगा। हाँ, ये कर दिया इसने। मेजर साहब ये कह चुके हैं बयानों का बम चलाते हैं और उसमें भी कुछ स्टेल्थ बयान है इनके। हाँ। वो बयान दिखेंगे नहीं आपको, अचानक प्रकट हो जाएंगे। अचानक प्रकट। ये बयान सर, बयानों के ड्रोन, बयानों की बैलिस्टिक मिसाइल, बयानों के स्टेल्थ बॉम्बर, ठीक है, बयानों का अटैक, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। इन्होंने कुछ नहीं करा। और एक लिंक और कर दो, इनके पैर में चोट लगी थी या कहीं और चोट लगी थी? ये लगी थी ना उनके पैर में चोट। इनके पैर में चोट लगी थी। हाँ। उन्होंने कहा ये मसूद पेजेश्कियान अचानक उसके बाद से एक्टिव हो गए। लेकिन सर ये क्यों एक्टिव? मतलब ईरान इजराइल जब चल रहा था, अपने पीक पर था, मसूद पेजेश्कियान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब उनको रिस्क लग रहा था, अब रिस्क नहीं लग रहा है। अब वो सोच रहे हैं मामला शांत है, मैं कुछ कह सकता हूँ, जो उस वक्त नहीं कह पाया। वहां की आवाम नहीं कहती होगी सर, तब तो आप दिखाई नहीं दे रहे थे, अब सामने आके आप बातें कर रहे हैं। अरे नहीं, इसका जवाब तो सिर्फ गौरव के पास है। नहीं, आवाम तो वहां पे बेचारी कुछ नहीं कहती डर के मारे। लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है दिनेश भाई, ये आदमी बिल में छुपा हुआ था, इसने कुछ नहीं बोला, ये चुपचाप था। जब सब सीज फायर कर दिया, ट्रंप ने बोला बंद करो बंद करो बंद करो, तभी निकला। क्या हुआ? और कुछ दिन बाद क्या बात है, बोलो। आ गया हूं, अब मुझसे बात करो। फिर इसने बयान के बम मारे। अब लेटेस्ट ये मारा कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। परसों भी कह रहा था नहीं छोड़ूंगा। इनको खामनेई बुला के बोलते नहीं, तू बता यार तेरे को खतरा कब से ज्यादा हो गया? यहाँ पे मेरे लिए ट्रंप कह रहा है, मेरे मालूम है कहाँ है, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे। तू अपना नाम फोकट क्यों ले रहा है? ये नहीं पूछता होगा? नहीं, बिल फाड़ने की आदत है पुरानी। इसने खामनेई के नाम पे अपना बिल फाड़ दिया, बोला साहब मुझे भी खतरा है। सीधी बात है। ये देखिए, मोसाद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से सनसनीखेज रिपोर्ट आई है, जानबूझकर हमले की तारीख को लीक किया गया, करीबियों से फोन कराकर जाल में फंसा गया। ईरान इंटरनेशनल की ये सनसनीखेज ये खबर देखिए, मोसाद को लेकर बड़ा खुलासा है, जानबूझकर हमले की तारीख को लीक किया गया, करीबियों से फोन कराकर जाल में फंसा गया। क्या दम है सर इसमें? ये बात हुई है। बेसिकली इजराइल ने क्या करा कि एक बहुत बड़ा जो जनरल था उनका, उसका एक राइट हैंड मैन था, उसका स्टाफ ऑफिसर को फोन करा। स्टाफ ऑफिसर को विश्वास हो गया, जो उसका खास राइट हैंड था, उसको विश्वास हो गया कि वहां पे मीटिंग है। उसको ये विश्वास दिलाया फोन पे कि हाँ भाई मीटिंग है और जल्दी निकलो, जल्दी, फटाफट, अर्जेंट। वो अर्जेंटली पहुंचा। जैसे ही वो पहुंचा वहां पे, थैंक यू, और उसमें जो एआई जनरेटेड वॉइस दिया। अच्छा, एआई जनरेटेड, ये सारा साइबर अटैक है। ये वॉइस जो उसकी मैच की, जिसको उसने माना, वो एआई जनरेटेड थी। उन्होंने उसके क्लिप को कैप्चर किया, उसी को इमिटेट किया, उससे उसको इन्फॉर्म किया। अब उसके बाद वो समझे सही खबर है, वहां पहुंचे, मामला तैयार था, मार दिया। और जब भी आगे से आपको कोई बोले कि मीटिंग के लिए अर्जेंटली पहुंचना है, ध्यान रखना क्या हो रहा है, क्योंकि ये ईरान और एक नहीं, ऐसे 3 मारे उन लोगों ने, ऐसे एक को नहीं मारा, कई लोगों को बुलाया, अरे मीटिंग के लिए सब। अच्छा, तुम्हें भी कॉल आया? अब मैं भी आ रहा हूं, मुझे भी कॉल आया अभी। सब एआई से चल रहा है मामला इजराइल का, सब एक जगह पहुंचे वहां पे। थैंक यू, गुड नाइट। ये एआई से तो इस तरीके से आवाजें अब बनने लगी हैं कि आपको ये भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है उनको यही लगा हो कि यहाँ तो पेजेश्कियान साहब या खामेनेई साहब बुला रहे हैं, लेकिन जब तक वहां पहुंचे देखिए क्या हुआ। और गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। गाजा में 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हो गई। गाजा बना धरती का नर्क, यूनाइटेड नेशंस के चीफ कह रहे हैं। गाजा पर अटैक नहीं रोक रहा है इजराइल। यूनाइटेड नेशन को मेरे ख्याल से इसी के लिए रखा गया है जी। थोड़े दिनों में ये बयान जारी रखना, इजराइल अपना काम करता रहेगा, लेकिन तुम अपनी तरफ से कमी मत आने देना। वहां देखिए, यूनाइटेड नेशन में भी छोटे पेजेश्कियां बैठे हैं, छोटे। जैसे ये बीच में बयानबाजी करता है अपना ईरान वाला भाई, तो ये यूनाइटेड नेशन, ये बहुत गलत चीज है। तुमने क्यों अटैक करा? हम इसकी निंदा करते हैं। तुम्हें नहीं अटैक करना चाहिए था। अच्छा, 50 मार दिए, अगले दिन फिगर बदल देगा, 72 मार दिए, फिर कहता है 150 मार दिए। बस इसका काम है अपडेट देना। जैसे कि क्रिकेट नहीं खेलता वो, एक स्कोर बोर्ड नहीं रखते लोग, अब इतने निपट गए, अब इतने निपट गए, अब देखो इतने चले गए। ये दुनिया को स्कोर बताने के लिए यूनाइटेड नेशंस के अब ये हो गया है, ब्रेकिंग न्यूज टाइप का मामला है इनका। तो ये गाजा में ये इसका पटाक्षेप होने तक यूनाइटेड नेशंस अपनी ये कमेंट्री जारी रखेगा। हाँ, यूनाइटेड नेशंस करता ही दुनिया भर में ये है, इनकी कमेंट्री कभी नहीं रुकती। इनकी कमेंट्री अब ये हो गया है, अब ये हो गया है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो यूनाइटेड नेशंस ब्रेकिंग न्यूज ला रहा है कि अब ये हो गया।
इसके अलावा और इनके सारे जो बाकी के इनके जो विंग्स हैं ना, वो भी यही करते हैं। जब आपको कहीं जैसे ईरान में न्यूक्लियर थ्रेट के मामले में आपने देखा था किस तरह से IAEA बीच में आके बता देता था कि यहाँ देखिए यहाँ पर है, अगले दिन आता था यहाँ पर नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पर है। इस तरीके की अगर आपको बातें सुनते रहना है तो कुल मिलाकर मनोरंजन का कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी रहेगा। और पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस का एक बड़ा ऑफर, भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक का ऑफर दिया गया। T-14 आमाटा को भारत में बनाने के लिए तैयार है रूस। भारतीय कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में बनाना चाहता है रूस। कमाल हो गया सर, पहले उधर सुखोई विमान अत्याधुनिक वो भारत के साथ में बनाना चाहता है, टैंक बनाना चाहता है। ट्रंप कैसे देख रहे होंगे इस खबर को? ट्रंप तो अब टेढ़ी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन इस टैंक में T-14 जो टैंक बना रहे हैं, इसमें थोड़ी हम लोगों की अलग रणनीति होगी शायद। अच्छा, मेरा मेरा ये आकलन है, ये होगा क्योंकि हम ऑलरेडी FRCV पे बहुत काम कर चुके हैं। FRCV क्या हुआ सर? FRCV जो है वो फ्यूचरिस्टिक आने वाले व्हीकल है। अच्छा, इसे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट, फ्यूचर रेडी, ओके, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट, सही, थैंक यू वेरी मच। तो ये L&T और जो भारत फौज है, ये लोग मिलकर इसको बना रहे हैं। ये ऑलरेडी बहुत सालों से प्रक्रिया चल रही है। ये आर्मर्ड व्हीकल है और इसको ये हमारे लिए फ्यूचर वॉर्स के लिए रेडी है। अच्छा। और ये टैंक जो है बहुत अच्छा टैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारी ATGMs को फायर कर सकता है अगर हमें बनाने की, अगर पूरी ग्लोबल उसमें पटाक्षेप में देखें, ATGMs फायर कर सकता है। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड 90 किलोमीटर/आवर जो टैंक के लिए होता है। इसका वजन जो है 55 टन है। अच्छा। मतलब इसके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं और इसमें बहुत कम क्रू लगता है, टर्रेट में कोई क्रू नहीं है। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब कि 3 क्रू से चल जाता है। तो ये अपने आप में एक सक्षम है, लेकिन जो राजनीतिक गठजोड़ है, जिस हिसाब से हम लेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी, उसको देख करके शायद हमारा ऑप्शन ये होगा कि हम अपने टैंक्स को अपग्रेड करें जो हमारे पास है, T-90 और अर्जुन टैंक्स, और हम FRCV की तैयारी करें और हम इनको ही आगे बढ़ाएं। और हमारे पास अपने हथियार तो वहीं हैं। सबसे बड़ी बात मुझे दिखती है, जो इस टैंक को अगर लिया जाए तो मैं समर्थन करूंगा, क्योंकि इसमें ATGM हम अपना लगा सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपनी लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात, ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये जब कहते हैं कि ये साथ में बनाने वाली बात जो होती है, कहते हैं कि अगर बनाने के लिए बहुत से रसोई एक किचन में पहुंच जाएं तो रसोई का काम खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ भारत जिस तरीके से बना रहा है और रूस उस तरफ से पेशकश दे रहा है, ये डिश ट्रंप को कैसी लगेगी? देखिए, ट्रंप को खराब लगेगी डिश, लेकिन एक बात हमें और समझनी चाहिए कि रूस हर समय इतना सपोर्टिव नहीं था। रूस ने सपोर्ट जरूर करा है भारत को, लेकिन ये जो अब रूस का नया रूप है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड भी ले लो, ये भी ले लो, ड्राइंग्स भी ले लो, ब्लूप्रिंट भी ले लो, तुम्हारे साथ बना भी देंगे यहाँ पे। ये बेसिकली रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है और उसके बाद जो रूस के ऊपर जो फंदा कसा जा रहा है, ये उसका भी रिजल्ट है। तो ये तो चीन के भी दोस्त हैं, तो उधर से तो वो हो सकती थी चीजें। चीन ने जो भी, देखिए, चीन ने भाई चोरी कर लिया जो चीन को करना था। चाइना का अलग मामला है, चाइना का अलग मामला है। चाइना डायरेक्ट चोरी करता है। चाइना इसमें बिलीव नहीं करता कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। चाइना वहां पे चाइनीज भेजेगा, चोरी करके लाएंगे। ये सारे के सारे जितने भी मिसाइल हैं, ये सारे, अच्छा देखिए, सबसे पहले चाइना क्या करता है, क्या गले मिलो मेरे दोस्त, रशिया मेरे दोस्त, गले मिलो। तो ऐसे गले मिलेगा चाइना, फिर पीछे से उसकी जेब में हाथ डालेगा, उसका बटुआ निकाला, देखा, स्कैन करा, वापस बटुआ डाला, मेरे दोस्त में, यही चलता है चाइना। अच्छा, हाँ, चाइना का जितने भी टेक्नोलॉजी है, खासतौर से हथियारों की, सारी की सारी तो रशिया चोरी कर रखी है, सारी अमेरिका से चोरी कर सारी। आई इंडोर्स हिम फुली। एक बार और जोर से बताइए, लोगों को पता चलना चाहिए। नहीं, पूरा उनका देखिए, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनकी, है जितने भी वेपन्स है, जहाज के, पानी के जहाज, सारा का सारा रूस से चोरी कराए। अब ये देखिए, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मरा गया। जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था जो क्रैश करा, स्टेल्थ वाला, ये पाकिस्तानियों ने सबसे पहले उसको बोरी में डाला और चाइना को भेज दिया कि सर आप स्टडी करो। हाँ, उन्होंने वो भी चोरी कर लिया। अब उन्होंने अपना स्टेल्थ हेलीकॉप्टर, तो चाइना का कोई भी माल ओरिजिनल नहीं है, सब चोरी का माल है। और ये भी आप देखिए, इसलिए जो चाइना वाला फैक्टर है वो इधर, दे हैव टू सेल इट टू इंडिया। उनके पास और ज्यादा बायर नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने फिर बोलना है कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा तो रूसी हथियार खरीदूंगा, तो ये बात। अच्छा, और इसीलिए ये बदली परिस्थितियों में, वैसे भारत और रूस हमेशा से थिक एंड थिन में साथ रहे, लेकिन बदली परिस्थितियों में ज्यादा है, इनको ज्यादा करीब ला दिया है और वायुसेना को मिलेगी और ज्यादा शक्ति। सूत्रों के मुताबिक तेजस MK-1A को लेकर जल्द होगी बड़ी डील। सूत्रों के मुताबिक 97 मतलब 97 अतिरिक्त LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, तेजस MK-1A फाइटर जेट की डील हो गई है। पहले से ही HAL के पास 123 तेजस MK-1A का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है सर खबर का? खबर का मतलब यह है कि हम जो हमारी बैकबोन पहले MiG-21 थी, अब हमारी बैकबोन Su-30 MKI है। हमारे पास जहाज़ों की बड़ी कमी है। अगर आप देखिए जिस तरह से जहाज़ हैं, टोटल हमारे पास 900 जहाज़ होने चाहिए थे, उसकी जगह सिर्फ 500 और
के आसपास बचे हैं, तो 400 जहाज हमें चाहिए, कहीं से तो कहीं लाना पड़ेगा। उसमें ये बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक HAL का सवाल है, HAL के पास 2 लाइन्स थी, उन्होंने 1 लाइन और स्टैब्लिश की है। एक लाइन 8 जहाज बनाती है हर साल। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जिसको लेके भारत बहुत चिंतित है, कि जो इंजन की सप्लाई है वो तो आपने देखा वो बहुत धीरे धीरे आ रही है। और जितनी इंजन की सप्लाई होगी उतने जहाज बन सकते हैं। ये विडंबना है। इस सबको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। जो साफरान के साथ डील हो रही है, अपने आप में हमें जो अभी MiG-21 भी रिटायर कर जा रहा है, फाइनल स्क्वाड्रन, हम सब जानते हैं। तो इसलिए ये जितनी जल्दी आ सके उतना ही इंडियन एयरफोर्स के लिए ये ज़रूरी भी है और इंडियन एयरफोर्स का स्वागत करेगा। इसके अलावा एक हम बाहर से भी लेना चाहते हैं गैप फिल के लिए, एक और खेप लेना चाहते हैं 113 जहाज़ों की। तो वो इसलिए है कि गैप फिल करना पड़ेगा आपको, तो शायद वो होगा। हाँ, मैं एक सर विद योर परमिशन मैं ऐड कर दूं। बात यह ना कि आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए कि हम लोग अपना तेजस बना रहे हैं Mark 1 Mark 2। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हो जाएगी करीब 30, जो 32 है आज वो 30-29 हो जाएगी। एंड दिस इज नॉट ओके। यू आर फेसिंग अ डुअल थ्रेट। कलूजिविटी की बात करते हैं फौज में हम लोग, चाइना पाकिस्तान एक जगह, और चाइना जिस तरीके से बना रहा है, जैसे बिस्किट होते हैं ना भाई, बिस्किट की तरह एयरक्राफ्ट बनाता है चाइना। एक दिन में 5-5 ऐसे निकल रहे हैं खटाखट खटा। यहाँ पे हो नहीं रहा। यहाँ पे इसे आपको एक बार करना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता अपने साथ चले, आप सीधा का सीधा परचेस करिए। आपको 5 या 10 स्क्वाड्रन जो खरीद रहे हैं, एक बार खरीद के खत्म करो मामला, क्योंकि वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ऑपरेशन सिंदूर में देखा ना, हर चीज तो एयरक्राफ्ट से हुई। एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल था, एयरफोर्स का सबसे ज्यादा रोल था ऑपरेशन सिंदूर में। आपके जब फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स ही नहीं होंगे, आपके पास फाइटर जेट्स नहीं होंगे, आप लड़ोगे किस तरीके से? खरीद के खत्म करो, एक बार खत्म करो, बाद में आत्मनिर्भरता चलती रहे। आत्मनिर्भरता की तरफ तो कदम बढ़ाने, लेकिन अभी वाला डेफिसिट पूरा करने के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए, क्योंकि खतरा 2 फ्रंट से है। और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में तबाही की आहट वाली खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान में फटने वाला है कर्ज बॉम्ब। पाकिस्तान पर 6.50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। समय पर कर्ज नहीं चुकाने पर घोषित हो सकता है डिफॉल्टर। हालांकि इसका डर पाकिस्तान को लगता होगा मेजर गौरव। ना भाई, ये सब देखो, ये सब पाकिस्तानी कहते हैं कि इज्जत आने जाने वाली चीज है। इसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि बेइज्जती कर देंगे लोग, हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। ये सब लाहौरियों के लिए इज्जत आने जाने वाली चीज है। और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि बेइज्जती उतनी लगती है पाकिस्तानियों को महसूस जितनी होती है ठंड जैसे। हाँ, ठंड जैसे, वो कंबल ओढ़ लिया, कम हो गई ठंड। दे आर लाइक दैट। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये आज का खेल थोड़ना है। ये तो कई सालों से हम सुन रहे, पर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करता, क्योंकि दुनिया में कई पैर हैं। एक नहीं तो दूसरे को पकड़ लो। देखो, आप पकड़ते रहोगे पैर। अगर टोटल आप देखो कितनी बार पाकिस्तान ने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक और IMF से, तो मिला के तकरीबन 50 बार ये उनको चूना लगा चुका है। और मैं बात चाइना की नहीं कर रहा, मैं अमेरिका, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सब की बातें नहीं कर रहा। मैं सिर्फ 2 इदारों की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक और IMF। इतना चूना लगाए लोन ले लेके, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है। तो भाई लोग सेंचुरी मारने वाले बहुत जल्दी। और मेरे ख्याल से ये कर्ज के मामले में जब ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो इसमें अपने ही घर में कोई किसी को अवार्ड भी दे देगा। ये कर्ज कितना भी ले लें, लेकिन जो इनके जनरल्स हैं जरा उन पे भी फोकस कर लें जी। प्रतिशोध उन्हीं से है। उनके भगत में उनकी तनख्वाह डबल हो गई। नहीं था। इनके जो सेनेटर्स कहते हैं उनकी तनख्वाह डबल हो गई, उनके घर अच्छे चल रहे हैं। ये लेकिन ये जो कर्ज का बोझ है, ये करीब 47% है इनकी GDP का। तो GDP है नहीं, कर्ज है, लेकिन वो पैर पकड़ने वाली कला है, उस कला के आगे सब लोग बेकार और बेचार हैं। एक और चीज बता दूं, पिछली बार इनको लोन मिला था IMF का, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, जब बड़ा लोन मिला था, शहबाज शरीफ का ट्वीट आया था, उसने बोला अल्हम्दुलिल्लाह हमें कर्ज मिल गया। मैंने उसको रिट्वीट करा, मैंने बोला भाई ये तो शर्म की बात है। तुम अल्लाह का शुक्रगुजार, तुम अल्लाह को शुक्र दे रहे हो, मतलब यू आर सेइंग थैंक यू। क्यों? ये तो शर्म की बात है। फिर पाकिस्तानियों ने अपने प्रधानमंत्री को ट्रोल करा, तुम नालायक है, ये कोई लिखने वाली चीज है। फिर आगे से उसने अल्हम्दुलिल्लाह लिखना बंद कर दिया। ये सबको यही कहता है कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपको कर्ज मिल गया। मुबारकबाद दे रहा है पाकिस्तानी कौम को कि तुम्हें कर्ज मिल गया है। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली नहीं इस्लामाबाद रहो, खुश रहो। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली नहीं इस्लामाबाद रहो। मुझको वो भिखारी याद आ रहा है जिसने सुबह सुबह जब भीख मांगी आकर किसी से, तो उसने कहा यार सुबह सुबह तुमने शुरू किया। उसने कहा बोहनी का टाइम है साहब, अभी प्लीज दे दो, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। और जापान ने दुनिया को दिखाई बारूदी ताकत। अगली खबर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का रियल फायर किया। 2 मिसाइलों ने किया एक साथ वॉर, टारगेट हिट। ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास में मिसाइलों का रियल टाइम फायर। जरा देखिए, अब इधर जापान भी धीरे धीरे एग्रेसिव होता जा रहा है। देखिए और सुनिए इन आवाजों को।
देखिए ऐसा इसे सेल्वो फायरिंग कहते हैं हाँ, कि आप एक के बाद आप जो फायर साल्वो फायरिंग, एक के बाद दूसरा। इससे क्या होता है, हिट प्रोबेबिलिटी टारगेट की बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। नॉर्मली हिट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 80% के आसपास होती है। सेल्वो फायरिंग अरे वैसे जैसे भरतल 96% बंदूक होती है सर, हाँ। वो झर्रे एक साथ निकलते हैं तो कईयों को लग जाते हैं वैसा ये वाला। दो हाँ। जाते हैं, दो में से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है, हिट की सर्टेनिटी आती है सेल्वो फायरिंग। अब आपने बड़ी अच्छी बात पूछी कि जापान क्या कर रहा है, ये तो बड़ा शांति वाला दूत था, हाँ। इसने कहा था हम मिलिट्री रखेंगे नहीं, वैसे काम चलता था और ये अमेरिका के प्रोटेक्शन में था। लेकिन अगर आपके कान के पास से नॉर्थ कोरिया रोज मिसाइल फेंक रहा है तो आप कुछ करेंगे ना, ये वो वाली बात है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अब वो कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि ये नॉर्थ कोरिया को कंटेन करने के लिए जिस तरीके का इनका वो टापू है, इट्स एन आइलैंड कंट्री, तो आइलैंड कंट्री को अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने देखा कि हर आदमी, इनका जो अनुभव हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के या इजराइल का इसको लेकर के हुती वगैरह, इन्होंने ये समझ लिया है कि यू आर ऑन योर ओन। चाहे कोई आपकी मदद करने को खड़ा हो, लेकिन यू आर ऑन योर ओन। और जो पिटाई यूक्रेन की देखी है, क्योंकि यूक्रेन जो दूसरों के सहारे उसने लड़ाई शुरू की, अब इसको समझ में आ गया है कि मुझे अपने को बचाने की शक्ति लानी पड़ेगी, उसी तरह शक्ति संतुलन बनाना पड़ेगा, उसी तरह एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, उसी की कड़ी है ये। और तुर्की ने बनाया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। अगली खबर देखिए, तुर्की ने सबसे घातक मिसाइल लॉन्च की। मिसाइल का नाम रखा टाइफून ब्लॉक 4। पाकिस्तान को ये नाम अच्छा नहीं लगा होगा, उसने कहा ये नाम हमसे पूछ लेते क्या रखना। टाइफून की जगह पाकिस्तान करा हमें दो, पेंट लगाओ तूफान, और अच्छा टाइफून का करो तूफान, आगे बढ़ाओ पाकिस्तान। लेकिन ये टर्की जी, टर्की अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है आने वाले दिनों के लिए, क्या दिखाई दे रहा है? टर्की को ये है कि टर्की ये देखिए कैसे घेर के खड़े हैं वहां इस मिसाइल को सब सारे के सारे। हाँ, अब यहाँ पे फट ना जाए, ये भी है, सही बात है। पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस तमाम कंट्रीज के सामने ये समस्या तो रहती है। पता लगा ये भी ग्रीन है वैसे। हाँ, ग्रीन है और सेल्फी ले रहा, कहीं यहीं पे खेल हो जाए इसका। खैर एनीवे, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि ना, दिस इज टू पोजीशन टर्की एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा। अच्छा, ठीक है, कि हम ये मिसाइल बना रहे हैं, हम ये, क्योंकि और कोई मुस्लिम देश ऐसे बना नहीं रहा है जैसे टर्की बना रहा है। पाकिस्तान भी इंपोर्ट कर रहा है, टर्की है, टर्की हो सकता है कि कहीं से टेक्नोलॉजी उसने ली हो, पर ज्यादातर टर्की की मैन्युफैक्चरिंग इस मामले में ठीक है। तो टर्की अपने वेपन्स बना रहा है। पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज में कौन सा देश है जो इतना कटिंग एज मिलिट्री इक्विपमेंट बना पाता है? पाकिस्तान बना नहीं पाता, उसको सब भीख में मिला है चाइना से। ये टर्की एक है, तो टर्की इज ट्राइंग टू पोजीशन इटसेल्फ, जो उसके जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स है, साइप्रस को लेके, ग्रीस को लेके, फलाना ढिमका, जो सीरिया में मामला अनसेटल, वो सब अलग है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो टर्की अपने आप को ये सब बना के दिखाना चाहता है कि भाई मैं भी। लेकिन जैसे ड्रोन वोन इन्होंने बना लिया, ये ईरान और टर्की दोनों का नाम लिया जाता है सर, ये कैसे है मिसाइल वगैरह बनाने में? मैं थोड़ी अपना जो कहते हैं ना, आई विल कीप माय कमेंट्स रिजर्व, क्योंकि इनके पास स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो चाहिए जी, और जिस तरह की क्रूज मिसाइल नहीं बना सकते। अच्छा। ये बैलिस्टिक मिसाइल है इन्होंने बनाया है। ओके। और जो टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक के लिए चाहिए बाद में आने के लिए, सीकर जब तक ठीक नहीं होगा, आपकी एरर प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है, तो निशाने पे नहीं जाएगा। अच्छा। तो निशाने पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बात आगे तय होगी। और दूसरी बात ये है, ये पेलोड कितना ले जाएगा, कितना ले जाएगा, क्योंकि जब आप बैलिस्टिक मिसाइल फेंकते हैं तो आपके पास कम से कम 500 किलो से ऊपर ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता कितनी होगी? आपने स्पीड ले ली तो क्या सामान भी ले आ सकेंगे? अभी इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इनके पास है वो ड्रोन के लिए तो ठीक है, ऐसी मिसाइलें उसके लिए ठीक है, लेकिन इस तरह की बहुत ज़्यादा मारक क्षमता वाली, जैसे आपने अग्नि 5 कल आपके शो में बात हुई थी, बंकर बस्टर वाली, वो क्षमता नहीं है। तो ये दिखाने का ठीक है, ये दिख भी हाथी के दांत टाइप का रहा है, देखिए जैसे हरा पेंट कर दिया हो, दिखाने वाला है, लेकिन खाने वाला कितना है ये तो टाइम तय करेगा। बहरहाल एक नाम टाइफून ब्लॉक 4 टाइप का दे दिया गया, और दिखाने के लिए एक बड़ी सी मिसाइल, एक बड़े से ट्रक में कितने चक्के हैं अगर आप गिन लीजिए इनको, इसमें लादकर भेज दी गई है। और यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत, उस वॉर फ्रंट में क्या चल रहा है? विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। क्या करेंगे अब ज़ेलेंस्की? राजधानी कीव समेत कई शहरों में प्रदर्शन, जंग के बीच लोगों का पहला बड़ा प्रदर्शन है ये। अब आजिज आ गए हैं, अब इनका ये वाला चूरन कम से कम वहां पर जनता और चाटने के लिए तैयार नहीं। जनता बहुत परेशान है भाई, वहां पे 3 साल से ऊपर दिनेश भाई वहां पे युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मारे गए, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, इनको कुछ नहीं पता। देखिए ना, एक ये उम्मीद होती है कि किसी ने हमारे ऊपर अटैक करा है और हम वापस हमला करेंगे, हम अपने देश को बचाएंगे। वो जज्बा धीरे 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 या फिर बड़ी तेजी से
वो खत्म हो रहा है यूक्रेनियंस में, और अब ये पूछ रहे हैं अपनी लीडरशिप से कि भाई साहब ये लड़ाई खत्म कब होगी? ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ट्रंप से बड़ी उम्मीदें थी 24 घंटे के अंदर। लेकिन वो जो आप कहते हैं अभी चुप रहो अभी लड़ाई चल रही है, वो चलता रहे। हाँ, वही है। इसने चुनाव सब स्थगित करवा दिए। ये कह रहा है कोई चुनाव नहीं होगा, मैं ही बॉस हूं। और ट्रंप ने पहले चुटकी बजाई 24 घंटे, अब पता लगा 24 घंटे कहना बंद कर दिया, अब सिर्फ चुटकी बजा रहा हूं। बोला नहीं, दिनेश जी, एक बात इसमें और हो गई है। इन्होंने अभी क्या किया, इनके ऊपर बड़े वो आक्षेप लगे कि करप्शन हो रहा है। तो इन्होंने एक लॉ लेके आए, जो करंट ट्रिगर ये है, एक लॉ लेके आए, वो था नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो एस्टैब्लिश किया। उस तरह का एक लॉ लेके आए जिसमें उन्होंने उसको सेंट्रलाइज कर दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन विल ओनली डिसाइड कि क्या होना है, किसको आप किसके पीछे पड़ेंगे, किसके पीछे नहीं, कितना करप्शन करना है। उसके चक्कर में लाइव में, कीव में 4 जगहों पे प्रदर्शन हुए हैं। अच्छा। और वहां से कुछ वो भी आए हैं। तो इसका मतलब जनता इस बात से नाराज है कि करप्शन हो रहा है और तुम ही उसके रखवाले बन के फैसला करोगे कि करप्शन। जनता को समझ में आ गया है कि ये क्यों वॉर चल रही है, और इसलिए चल रही है। सामान बाहर से आएगा, उसका कोई ओवरसाइट नहीं है, कितना पैसा कहां गया, किसने लिया, कैसे लिया। बिल्कुल ओलिगार्क्स की कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। यूक्रेन भी ओलिगार्क्स की ही कंट्री है, जहां कुछ बड़े रईस लोग हैं और सारा धन संपत्ति उन्हीं के पास है। ये इनका पाकिस्तान वाला ही मामला है दिनेश भाई। जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन आपने बोला ना कि यूनाइटेड नेशंस में एंटी टेररिज्म वाले ग्रुप का हेड होगा ये पाकिस्तान। यही है जेलेंस्की को बोल दिया कि तू देखना करप्शन ना हो। सेमर हर्ष का आर्टिकल है। सेमर हर्ष एक सीक्रेट रिपोर्ट कोट करता है सीआईए की, जिसमें सीआईए ने बोला है कि आदमी चोर है, और इस आदमी का ऑन रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूं हमारे दर्शक जाके गूगल में देखें। इसने यानी कि जेलेंस्की ने बोला है कि जो पैसे आए थे ना, उसमें 100 अरब का मुझे नहीं पता कहां गए। आप जाके चेक करिए। 100 अरब का पता नहीं है कहां गए, तो आप समझ लीजिए कि वहां चल क्या रहा है। और जब ये इस तरीके की उथल पुथल जंग वाली स्थितियां रहती है ना, तो लोगों का भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान कम जाता है। इसी तरह ये वॉर और एनार्की वाली स्थितियां बनी रहे तो ही जेलेंस्की और उनकी कुर्सी सुरक्षित है। आज प्रतिशोध में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का आभार।